Hello, it's a lovely good evening from here in Delhi and hope that each one of you are absolutely fine and absolutely cheerful. So, after having a look over the initial concepts of amalgamation, absorption and external reconstruction, now we'll move a little bit further, and in this particular session we'll try to have a look over the accounting aspects or in the books of course, vendor company and later on then in the books of purchasing company. तो बड़े लास्ट टाइम हमने देखा था कि अमालगमेशन क्या होती हैं जब दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में मिलकर के एक सिंगल एंटिटी में तब्दील हो जाती हैं, तो इसको हम अमालगमेशन कहते हैं। अमालगमेशन क्यों होता है, किस लिए होता है, इसकी चर्चा हमने लास्ट सेशन में करी। फिर हमने ये देखने की कोशिश करी कि एब्जॉर्प्शन, जब एक बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है तो हम उसको एब्जॉर्प्शन का केस कहते हैं। करेक्ट। एब्जॉर्प्शन के केस में हमने ये देखने की कोशिश करी थी कि जनरली जो कंपनी, बड़ी कंपनी जिसकी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वो दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है और करने के पीछे लक्ष्य हमारा होता है कि हम अपनी एक मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन का मार्केट में इजहार करना चाहते हैं। उसके बाद फिर हमने एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग देखा था। हमने इसमें एक लंबा चौड़ा केस भी लिया था, याद है आपको, फॉरेंस कंपनी का? यस सर। उसके बाद अब आज की इस क्लास में हम क्या देखेंगे, अभी तक हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि चाहे अमालगमेशन का केस हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का केस हो, चाहे एब्जॉर्प्शन का केस हो, कोई ना कोई वेंडर कंपनी होगी और कोई ना कोई परचेसिंग कंपनी होगी। तो यही वजह है कि जहां तक अकाउंटिंग का सवाल है तो अकाउंटिंग जो होगी वो इन्हीं दो सेट्स ऑफ बुक्स में होगी, यानी कि बुक्स ऑफ वेंडर कंपनीज एंड बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। तो पहले हम देखने की कोशिश करते हैं अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, accounting aspects in the books of vendor company. Accounting aspects in the books of vendor company. In the books of vendor company. बड़े वेंडर कंपनी की बुक्स में किस तरीके से अकाउंटिंग होगी, ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना जरूरी है कि वेंडर कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो अपना बिजनेस बेच रही है या जिस कंपनी को टेक ओवर करा जा रहा है। वेंडर कंपनी को हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि हम लिक्विडेटिंग कंपनी भी कहते हैं, क्योंकि वेंडर कंपनी का बिजनेस क्लोज हो रहा है, खत्म हो रहा है। इससे पहले के लेवल पे आपने डेजिल्यूशन नाम का एक चैप्टर करा हुआ है, याद आया आपको? उसमें पार्टनरशिप बिजनेस क्लोज होता था तो आप लोग कौन कौन से अकाउंट्स बनाते थे? एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाते थे, याद आया? और उसके अलावा आप कैश और बैंक अकाउंट भी बनाते थे। इसी तरह बड़े वेंडर कंपनी का जब बिजनेस क्लोज होगा, इनफैक्ट पूरे अकाउंट्स में किसी भी एंटिटी का जब बिजनेस क्लोज होगा, चाहे वो कॉर्पोरेट एंटिटी हो या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी हो, तो ये कॉर्पोरेट एंटिटी है, वेंडर कंपनी है, और वेंडर कंपनी का बिजनेस क्लोज होगा तो ये भी अपनी बुक्स में तीन, हम देखेंगे तीन और उसके अलावा एक अकाउंट और बनाएगी, लेकिन अभी मैंने तीन मेन अकाउंट कहा, ये भी तीन मेन अकाउंट बनाएगी। एक रियलाइजेशन अकाउंट होगा, इससे पहले के लेवल पे जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती थी तो आप कैपिटल अकाउंट बनाते थे। यहाँ कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अलावा जो ओनर होंगे वो शेयर होल्डर होंगे, इसलिए शेयर होल्डर अकाउंट बनेगा, और फिर कैश बैंक अकाउंट बनेगा। और इन तीन अकाउंट के अलावा हम देखेंगे कि एक और अकाउंट वेंडर कंपनी की बुक्स में बनेगा जिसको परचेसिंग कंपनी का अकाउंट कहेंगे। तो वेंडर कंपनी अपनी बुक्स में क्या करेगी, 4 लेजर अकाउंट्स ओपन करेगी। फिर अकाउंटिंग पैटर्न किस तरीके से अनफोल्ड होगा, इसको समझाने के लिए आप पहले यहां पर मेरे साथ साथ देखें। मैंने कहा वेंडर कंपनी अपनी बुक्स में पहले तो कितने अकाउंट ओपन करेगी? एक तो मैंने कहा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। चेक कर लो स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि स्क्रीन का भी ख्याल करना पड़ता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट, एक तो वेंडर कंपनी अपनी बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट बनाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट।
करेक्ट। रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। वेंडर कंपनी अपनी बुक्स में एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएगी, बल्कि किसी कारण से मैंने रियलाइजेशन अकाउंट थोड़ा सा नीचे कर लिया इसको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, किसी कारण से। वेंडर कंपनी एक तो अपनी बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट बनाएगी, जैसे कि इससे पहले के लेवल पे आप लोग बनाया करते थे जब पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस डिसॉल्व होता था। तो यहां मेरी कंपनी है, कंपनी का बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है, तो मैं एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा, करेक्ट। रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के बाद फिर मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, फिर उसके बाद हम बनाएंगे कैश बैंक अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट। इससे पहले के लेवल पे जब पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस क्लोज होता था तो आप भी रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाते थे, कैश अकाउंट भी बनाते थे, और जो पार्टनरशिप फर्म के ओनर होते थे उनका भी अकाउंट आप बनाते थे। याद आया कि नहीं आया? यस सर, बिल्कुल याद आ गया। तो याद आ गया, तो अब तुम क्या करोगे, शेयर होल्डर अकाउंट। यहां ओनर कौन है, बिजनेस के मालिक कौन है, शेयर होल्डर है। तो यहां हम शेयर होल्डर अकाउंट बनाएंगे, शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट, करेक्ट। शेयर होल्डर अकाउंट। अकाउंट्स में कभी भी किसी भी एंटिटी का जब बिजनेस क्लोज होगा तो वो एंटिटी हमेशा ये तीन मेन अकाउंट तो बनाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट और ओनर्स अकाउंट। बिकॉज ये कंपनी है, इसके ओनर शेयर होल्डर हैं, तो शेयर होल्डर अकाउंट, करेक्ट। उसके अलावा हम देखेंगे कि कंपनी, वेंडर कंपनी अपनी बुक्स में एक अकाउंट और बनाएगी जिसको हम बोलेंगे परचेजिंग कंपनी अकाउंट। इन तीन अकाउंट के अलावा एक अकाउंट और बनेगा वेंडर कंपनी की बुक्स में जिसको मैं बोलूंगा परचेजिंग कंपनी अकाउंट। क्या बोलेंगे? परचेजिंग कंपनी अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? इसको हम बोलेंगे परचेजिंग कंपनी अकाउंट, परचेजिंग कंपनी अकाउंट, करेक्ट। तो इस तरह से वेंडर कंपनी अपनी बुक्स में कुल मिलाकर के 4 अकाउंट बनाएगी। जाहिर है कि अब हमें यह समझना है कि ये अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे। इसके कुछ स्टेप्स होंगे, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं इसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? अकाउंटिंग स्टेप्स। वेंडर कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग करने के जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है स्टेप ए या स्टेप 1। इसको मैं बोलूंगा क्लोजर ऑफ एसेट साइड, क्लोजर ऑफ एसेट साइड, क्लोजर ऑफ एसेट साइड। आपको याद आना चाहिए कि जब आप पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन नाम का चैप्टर करते थे तो उसमें भी आप अपनी एसेट साइड को पहले क्लोज करते थे। जो भी वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट होगी उसमें जितने भी एसेट्स हैं, पहले तो आपने उन एसेट्स को क्लोज करना है। उन एसेट्स को हम कैसे क्लोज करेंगे, करेक्ट। तो पहला स्टेप है क्लोजर ऑफ एसेट साइड। एसेट साइड को क्लोज कैसे करा जाएगा, ध्यान से सुनिए। बैलेंस शीट में जितने भी एसेट हैं, पहले तो बेटा आपको यह मालूम होना चाहिए कि एसेट साइड का मतलब क्या है। बहुत से स्टूडेंट को एसेट साइड का मतलब जिस तरीके से मालूम होना चाहिए उस तरीके से मालूम नहीं होता, तो यह प्रॉब्लम का विषय होता है। एसेट साइड में और एसेट्स में फर्क होता है। एसेट साइड का मतलब होता है अकाउंटिंग ईयर के अंत में किसी भी अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस बच गया है उसको हम एसेट साइड में लिख देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एसेट साइड का सिंपल वर्ड्स में मतलब है
कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स हैविंग डेबिट बैलेंसेस। किसी कंपनी की बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स नजर आ रहे हैं, एसेट साइड में जितने भी आइटम्स नजर आ रहे हैं, करेक्ट, इसका मतलब एसेट साइड में जितने भी आइटम्स नजर आ रहे हैं ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? ये रिफ्लेक्ट करते हैं उन अकाउंट्स को जो कि अकाउंटिंग ईयर के अंत में हैं और उनका डेबिट बैलेंस बचा हुआ है। अकाउंटिंग ईयर के अंत में किसी भी अकाउंट में डेबिट बैलेंस बचेगा तो मुझे उसको अपनी एसेट साइड में लिखना पड़ता है। इसका मतलब है कि एसेट साइड इज ए कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स हैविंग डेबिट बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर। और इसका यह भी मतलब है कि एसेट साइड में मौजूद सारे आइटम एसेट्स नहीं होते। पहले तो यह पॉइंट बहुत अच्छी तरह समझना है। एसेट साइड में जितने भी आइटम्स होते हैं या तो वो एसेट्स होंगे या वैल्यू लेस एसेट्स होंगे। एसेट साइड में जितने भी आइटम्स होते हैं या तो वो एसेट्स होते हैं या वैल्यू लेस एसेट्स होंगे। पहले तो एसेट्स का मतलब क्या है? एसेट्स का मतलब है कि एसेट साइड में मौजूद ऐसे आइटम जिनकी मॉनिटरी वैल्यू है। इस डेफिनेशन के हिसाब से जितने भी फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट होते हैं उन्हीं को हम एसेट्स की परिभाषा में इंक्लूड कर सकते हैं। कोई भी ऐसा आइटम बैलेंस शीट में एसेट साइड में जिसकी मॉनिटरी वैल्यू होगी केवल उसी को एसेट्स की परिभाषा में इंक्लूड करा जाता है। इसका मतलब है कि फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट ही हमारे एसेट हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं फिक्स्ड एसेट को बेचने की कोशिश करूंगा तो यह मुमकिन है कि मुझे कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होगी। बात समझ में आई? एसेट साइड में कुछ ऐसे आइटम्स भी होते हैं जो हकीकतन एसेट्स नहीं होते। उनको हम आजकल की टर्मिनोलॉजी में वैल्यूलेस एसेट्स कहते हैं, जिसको कि तुम लोग फिक्टिशियस एसेट या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के नाम से जानते चले आए हो। जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन। अगर मैं इनको बेचने की कोशिश करूंगा तो क्या मुझे कोई अमाउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इनको हम वैल्यूलेस एसेट्स कहते हैं। इनको भी हम एसेट साइड में इसलिए दिखाते हैं, बल्कि हमें दिखाने पर मजबूर होना पड़ता है क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के अंत में इनमें डेबिट बैलेंस है, तो इसलिए मुझे इनको एसेट साइड में रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। लेकिन हकीकत में ये बेसिकली एसेट्स नहीं होते हैं। पहले तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। दूसरा पॉइंट क्या समझना है कि हम वेंडर कंपनी की बुक्स में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अमालगमेशन के तहत किस तरीके से अकाउंटिंग होती है। वेंडर कंपनी वो कंपनी है जिसका बिजनेस खत्म हो रहा है, लिक्विडेट हो रहा है, जो अपना बिजनेस बेच रही है। करेक्ट? वेंडर कंपनी अपना बिजनेस बेच रही है तो सबसे पहला स्टेप है कि वेंडर कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको हमें क्लोज करना होता है, और उसमें भी पहले हम एसेट साइड को क्लोज करते हैं। जितने भी एसेट्स हैं हम उसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी एसेट्स हैं हम पहले उसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो समझने की कोशिश करें क्लोजर ऑफ एसेट साइड। तो क्लोजर ऑफ एसेट साइड, एसेट साइड के अंदर सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे? पहला स्टेप आपका होगा स्टेप नंबर, बल्कि 1 कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने क्या लिखा? ट्रांसफर ऑल एसेट्स। अब बेटे ध्यान से सुनना, मैंने लिखा है ट्रांसफर ऑल एसेट्स। ट्रांसफर ऑल एसेट्स, और एसेट्स का मतलब फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट ही होता है। ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू द डेबिट साइड ऑफ, ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू द डेबिट साइड ऑफ, टू द डेबिट साइड ऑफ realization account, to the debit side of realization account, to the debit side of realization account, whether taken over or not, whether taken over or not। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, whether taken over or not, taken over or not। एसेट साइड में जितने भी एसेट्स हैं, चाहे उनको परचेसिंग कंपनी ने लिया हो या ना लिया हो, उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा अपवाद है। वो क्या है? मैंने यहां पर क्या लिखा?
नोट, नोट मैंने लिखा, however, care must be exercised, care must be exercised, care must be exercised with respect to cash and bank. Care must be exercised with respect to cash and bank. क्योंकि कैश और बैंक भी एसेट है। मैंने कहा जितने भी फिक्स्ड और करंट एसेट होंगे वो एसेट्स की परिभाषा में सम्मिलित होते हैं। तो परचेजिंग कंपनी ने जितने भी एसेट हैं, चाहे उनको लिया गया हो या ना लिया गया हो, उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा केयर यानी कि ध्यान देना होगा, कॉशन रखना होगा कैश के बारे में। कैश के बारे में रूल क्या है? इफ टेकन ओवर, अगर कैश को लिया गया है, इफ टेकन ओवर, बेटे ये T/O मैंने लिखा है, इसका मतलब है टेकन ओवर। अगर कैश को परचेजिंग कंपनी ने लिया है तब तो मैं इसको रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट करूंगा। अगर कैश को नहीं लिया है, इफ नॉट टेकन ओवर, NTO, नॉट टेकन ओवर, अगर कैश को नहीं लिया गया है तो फिर हम इसको कैश बैंक अकाउंट में पोस्ट करेंगे। बस तुमने कैश का ख्याल करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर कैश अकाउंट को लिया गया है तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ही पोस्ट करूंगा, लेकिन अगर कैश को नहीं लिया गया है तो फिर मैं उसको कैश बैंक अकाउंट में लिखूंगा। बात समझ में आ गई? तो जितने भी एसेट्स हैं, पहले तो मैंने कहा मैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखूंगा, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो, चाहे वो करंट एसेट हो। फिक्स्ड एसेट, current assets other than cash। बेटे जब मैं वर्ड कैश यूज करता हूं तो बैंक अपने आप ही लगा लेना। जहां भी वर्ड कैश होगा तो बैंक ऑटोमेटिकली वहां पर आएगा। जितने भी फिक्स्ड एसेट हैं और करंट एसेट हैं कैश को छोड़ के, उनको चाहे लिया गया हो या ना लिया गया हो, हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। अब हमें कैश का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कैश को लिया गया है तो मैं कैश को भी रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट करूंगा, टेकन ओवर, T/O। इसका मतलब है कि परचेजिंग कंपनी कैश को ले रही है। अगर कैश को परचेजिंग कंपनी ने लिया है तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट करूंगा, और अगर कैश को नहीं लिया गया है, अगर कैश अकाउंट को नहीं लिया गया है तो फिर हम उसे कैश अकाउंट में लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन के रूप में, नॉट टेकन ओवर। अगर कैश को नहीं लिया गया है तो तब मैं उसको कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखूंगा। यह मेरा पहला स्टेप है। इस स्टेप का आपने ध्यान रखना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। एसेट साइड में मैंने अभी अभी आपको कहा कुछ तो एसेट्स होते हैं, यानी कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जितने भी ये आइटम्स हैं, चाहे स्टॉक हो, डेटर्स हो, कैश हो, ये सारे एसेट्स हैं क्योंकि इनकी मॉनिटरी वैल्यू होती है। अब एसेट साइड में कुछ वैल्यूलेस आइटम्स भी होते हैं। तो जितने भी वैल्यूलेस आइटम हैं उनको हम क्या करेंगे? ट्रांसफर all valueless items, transfer all valueless items, transfer all valueless items, transfer all valueless items। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको VLI लिख दूंगा। अब valueless items such as अब वैल्यूलेस आइटम्स में कौन कौन से आइटम होते हैं? अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस,
preliminary expenses, underwriting commission, discount on issue of shares and debentures, discount on shares, debentures, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे तो आजकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल कंपनीज एक्ट 2013 चलता है, तो हम एसेट साइड में तो पीएनएल दिखा ही नहीं सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि पीएनएल में अगर डेबिट बैलेंस होगा तो उसको नेगेटिव आइटम के रूप में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो खैर, बाय चांस अगर तुम्हें बैलेंस शीट में दिया हो एसेट साइड में, तो तुम समझ जाना कि पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस है और ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। हालांकि जब हम वैल्यूलेस आइटम वर्ड यूज करते हैं तो इसमें एक्यूमुलेटेड लॉस भी सम्मिलित हैं और इसमें तमाम डेफर्ड एक्सपेंडिचर भी सम्मिलित होते हैं। अब बेटे एक बड़ा पॉइंट ध्यान से सुनना, इस पूरे चैप्टर में कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में, जिसको हम आदी हैं कहने के अमालगमेशन, तो इस पूरे चैप्टर में इस बात का आपने ध्यान रखना है कि परचेसिंग कंपनी हमारे सिर्फ एसेट ले सकती है और सिर्फ लायबिलिटी ले सकती है। अभी हम लायबिलिटी का मीनिंग देखेंगे। वो सिर्फ हमारे एसेट ले सकती है। अगर आप किसी का बिजनेस ले रहे हो तो क्या आप उसके वैल्यूलेस एसेट लोगे? नहीं लोगे। तो वैल्यूलेस एसेट परचेसिंग कंपनी लेती नहीं है, पहले तो इस बात का ध्यान रखना है। तो जितने भी वैल्यूलेस एसेट हैं, इनको हम क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑल वैल्यूलेस आइटम्स टू द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू द डेबिट साइड ऑफ, मेरे मुंह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकल गया, टू द डेबिट साइड ऑफ शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट। जितने भी वैल्यूलेस एसेट हैं उनको हम, जो हमारी एंटिटी के मालिक हैं, उनके अकाउंट की डेबिट साइड में लिख करके खत्म कर देते हैं। यानी कि अगर मुझे एसेट साइड में कोई वैल्यूलेस आइटम नजर आएगा तो मैं उसको शेयर होल्डर्स के अकाउंट की डेबिट साइड में लिख करके खत्म कर दूंगा, क्योंकि शेयर होल्डर हमारी एंटिटी के मालिक हैं, ओनर हैं। अगर बिजनेस के प्रॉफिट ओनर के खाते में जाते हैं तो बिजनेस के लॉसेस भी इन्हीं के खाते में जाने चाहिए। तो वैल्यूलेस आइटम्स भी एक तरीके के लॉसेस हैं। तो तुमने देखा कि एसेट साइड को क्लोज करने में कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आनी चाहिए। यहां तक ठीक है? मैंने कहा एसेट साइड को क्लोज करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम अब नहीं आनी चाहिए। तो सिंपल से रूल है, जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो या करंट एसेट हो, चाहे उनको परचेजिंग कंपनी ने लिया हुआ हो या ना लिया हुआ हो, उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान हमें कैश का रखना पड़ेगा। अगर कैश को लिया जाएगा तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे। कैश को अगर नहीं लिया जाएगा तो हम उसको कैश अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे। और जितने भी वैल्यूलेस आइटम्स हैं उनको हम शेयर होल्डर्स के अकाउंट की डेबिट साइड में लिख करके खत्म कर देंगे। आइए जी, ये तो था क्लोजर ऑफ एसेट साइड। अब जरा बात कर लें लायबिलिटी साइड की। तो मेरे को थोड़ा स्क्रीन सेट करनी पड़ेगी बेटे, तो मैं स्क्रीन जरा सेट कर लूं। आइए जी, अब हम सेकंड स्टेप पर आ जाते हैं। सेकंड स्टेप है क्लोजर ऑफ लायबिलिटी साइड। पहले स्टेप के बाद अब स्टेप नंबर बी पर हम आए। स्टेप नंबर बी, क्लोजर ऑफ लायबिलिटी साइड। क्लोजर ऑफ लायबिलिटी साइड, क्लोजर ऑफ लायबिलिटी साइड। अब हम अपनी लायबिलिटी साइड को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। एसेट साइड को क्लोज करने के बाद अब लायबिलिटी साइड को क्लोज करा जाएगा।
लायबिलिटी साइड को क्लोज कैसे करा जाएगा? पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर all liabilities, transfer all liabilities, transfer all liabilities, transfer all liabilities to the, transfer all liabilities to the credit side of, to the credit side of realization account, credit side of realization account, whether taken over or not, चाहे उनको लिया गया हो या ना लिया गया हो, whether taken over or not, जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, चाहे उनको लिया गया हो या ना लिया गया हो। अब मैं थोड़ा सा एक लिस्ट भी बना दूं लायबिलिटी साइड की। तो लायबिलिटीज में बेटे कौन कौन से आइटम इंक्लूड होते हैं, थोड़ा सा तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए। लायबिलिटीज के एग्जाम्पल हैं जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, वैसे तो आप लोगों को मालूम ही है लेकिन फिर भी लायबिलिटीज का मतलब होता है आउटसाइड लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल को मिलाकर के ट्रेड पेबल्स भी बोलते हैं। बिल्स पेबल के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, कभी क्वेश्चन में डिवेंचर्स अगर मौजूद हैं तो डिवेंचर्स भी लायबिलिटी होते हैं, यह आपको मालूम ही है। लोन्स, ये भी लायबिलिटी है। उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी लायबिलिटी है, ये कोई प्रोविजन नहीं है, ये भी लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविडेंट फंड, ये कंफ्यूज करने वाली लायबिलिटी होती है। बड़ा ध्यान रखना है कि प्रोविडेंट फंड भी लायबिलिटी है। प्रोविडेंट फंड के बाद कभी लिखा हो वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये आइटम तो बहुत ही कंफ्यूज करता है। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड भी लायबिलिटी है, ये कोई फंड या रिजर्व नहीं है। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड का मतलब है कि हमारी एंटिटी का अपने वर्कर से एक एग्रीमेंट हो चुका है कि अगर हमारे इस साल ज्यादा प्रॉफिट होंगे तो उस प्रॉफिट में कुछ हिस्सा हम आपको देंगे, तो ये प्रॉफिट वर्कर्स को बिलोंग करता है। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड के बाद फिर अगला आइटम है वर्कमैन सेविंग बैंक अकाउंट। वर्कमैन सेविंग बैंक अकाउंट, वर्कमैन सेविंग बैंक अकाउंट, वर्कमैन सेविंग बैंक अकाउंट जो है, एक मिनट होल्ड करना बेटे। सॉरी कोई मिलने आ गया था। एनीवे, तो वर्कमैन सेविंग बैंक अकाउंट, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड और वर्कमैन सेविंग बैंक अकाउंट, ये लायबिलिटीज हैं। पहले तो आपको ध्यान में रखना है कोई फंड वंड नहीं है, दीज आर वेरी मच लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है समथिंग फॉर विच यू आर अंडर प्रेशर टू पे इट इन टाइम, एंड इफ यू वुंट then punitive actions means punishable action can be initiated against you। अगर आप वक्त पर अपनी लायबिलिटी को पे करने में असक्षम हो जाते हैं तो आपके खिलाफ पनिशेबल एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है वर्कमैन सेविंग बैंक अकाउंट।
तो मैंने एक जनरल लिस्ट बनाने की कोशिश करी है। हो सकता है मुझसे भी कोई लायबिलिटी छूट सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैंने आपको एक जनरल लिस्ट बताने की कोशिश करी कि ये लायबिलिटीज है। जितनी भी लायबिलिटीज होंगी उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आपकी स्क्रीन में नजर आ ही रही है। तो जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको आप अपने रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय सन्ड्री लायबिलिटी, चाहे उनको लिया गया हो या ना लिया गया हो। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, चाहे उनको टेक ओवर करा गया हो या ना करा गया हो, आपने उनको रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में तो लिखना ही लिखना है। करेक्ट। उसके अलावा लायबिलिटी साइड में दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा, ट्रांसफर ऑल। अब मैंने रेड पेन से लिखा ट्रांसफर ऑल स्पेसिफिक रिजर्व्स transfer all specific reserves to the credit side of realization account, to the credit side of realization account। जितने भी स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व्स होते हैं, बेटे जो स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बेसिकली प्रोविजंस होते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब है जो पर्टिकुलरली तुमने किसी ना किसी एसेट के अगेंस्ट बनाया है। जैसे कि स्पेसिफिक रिजर्व के एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे कि स्पेसिफिक रिजर्व्स के एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप किस लिए बनाते हो कि कल डेटर्स से कोई नुकसान हो जाए तो उस नुकसान की भरपाई करी जा सके, उस नुकसान को निपटा जा सके। तो ये स्पेसिफिक रिजर्व है, यानी कि बेसिकली प्रोविजन है। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन किसी ना किसी पर्टिकुलर एसेट के अगेंस्ट ही बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बेटे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कोई एंटिटी इसलिए बनाती है कि कल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए और हमें नुकसान हो तो उस नुकसान को निपटा जा सके। करेक्ट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बाद इसी तरीके से कभी लिखा हो एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, स्टॉक रिजर्व, ये सब स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व्स हैं। ये सब जो हैं स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व हैं। जितने भी स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व हैं उनको हम क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि परचेसिंग कंपनी हमारी कंपनी के सिर्फ और सिर्फ एसेट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट और सिर्फ लायबिलिटीज ले सकती है। वो हमारी बाकी कोई और दूसरी चीज तो ले ही नहीं सकती, जैसे कि स्पेसिफिक रिजर्व है वो इनको थोड़ी ले सकती है। तो परचेसिंग कंपनी हमारे सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी ले सकती है। जितने भी स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व होंगे उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में स्पेसिफिक रिजर्व, अगर बैलेंस शीट में मुझे कोई स्पेसिफिक रिजर्व नजर आएगा तो मैं उसको रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखूंगा। बात समझ में आई? स्पेसिफिक रिजर्व के बाद फिर तीसरा पॉइंट हमने लिखा। तीसरे पॉइंट में मैंने लिखा ट्रांसफर ऑल स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, to the credit side of
टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। जितने भी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होंगे उनको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? अब स्टैट्यूटरी रिजर्व्स कौन से होते हैं? स्टैट्यूटरी नेचर के रिजर्व्स बेटे वो रिजर्व्स होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है स्टैट्यूटरी, जो कि कोई एंटिटी कानूनी दबाव के तहत बनाती है। स्टैट्यूटरी का मतलब ही है कि जिसका हमारे ऊपर लीगल प्रेशर है। तो कौन सी एंटिटीज हैं और किस वजह से इनको स्टैट्यूटरी रिजर्व्स बनाने पड़ते हैं? वो एंटिटी जो नोटिफाइड जोन्स में काम करती है या ऑपरेट करती है। नोटिफाइड जोन्स का मतलब जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे फ्री ट्रेड जोन, जैसे सॉफ्टवेयर पार्क, जैसे इंडस्ट्रियल पार्क, जैसे टेक्नोलॉजिकल पार्क। तो ये नोटिफाइड जोन्स हैं। तो कोई भी एंटिटी जो कि इन नोटिफाइड जोन्स में ऑपरेट करेगी, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कुछ लीगल प्रेशर होता है कि आपको अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा इन रिजर्व्स में डालना पड़ेगा। उनको हम स्टैट्यूटरी रिजर्व्स कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं बेटे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स? स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के अंदर फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व अकाउंट, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व अकाउंट, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व अकाउंट। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व अकाउंट को एक्सपोर्ट प्रॉफिट सरप्लस भी कहते हैं। एक्सपोर्ट प्रॉफिट सरप्लस, एक्सपोर्ट प्रॉफिट सरप्लस भी इनको कहा जाता है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट सरप्लस, मेरे को स्क्रीन देखनी पड़ रही है कि उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। और बेटे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को डेवलपमेंट रिजर्व भी बोलते हैं। डेवलपमेंट रिजर्व, इसको हम डेवलपमेंट रिजर्व भी बोलते हैं। डेवलपमेंट रिजर्व, इसको हम डेवलपमेंट रिजर्व भी कहते हैं। करेक्ट? तो ये जो है, इसके अलावा एक टी बोर्ड रिजर्व भी है जो आप टैक्स में भी पढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में पढ़ा है या नहीं पढ़ा? पढ़ा है, हाँ। तो ये सब स्टैट्यूटरी नेचर के रिजर्व हैं। और मैंने बताया जितने भी स्टैट्यूटरी नेचर के रिजर्व होंगे उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अगर आपको वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट में नजर आए तो उनको आप रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख करके क्लोज कर देंगे। यहां तक ठीक है? उसके अलावा लायबिलिटी साइड में और क्या चीज हो सकती है? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, करेक्ट? पॉइंट नंबर 4 स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है। पॉइंट नंबर 4 अब आ रहा है, आ रहा है। पॉइंट नंबर 4 में है ट्रांसफर ऑल। जरा रेड पेन से लिख दे, नहीं तो आप बोलोगे सर रेड पेन आपने यूज नहीं करा। ट्रांसफर ऑल फ्री रिजर्व्स, ट्रांसफर ऑल फ्री रिजर्व्स, ट्रांसफर ऑल फ्री रिजर्व्स, ट्रांसफर ऑल फ्री रिजर्व्स टू दी credit side of, to the credit side of, to the credit side of realization, to the credit side of partners capital account। जरा मैं रेड पेन हमारा इधर की तरफ है। क्रेडिट साइड ऑफ शेयर होल्डर्स अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ शेयर होल्डर्स अकाउंट। बेटा जिस तरह से पार्टनरशिप में आप अपने फ्री रिजर्व पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड याद आया आपको, आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते थे क्योंकि वो ओनर थे। इसी तरह यहां पर ओनर है शेयर होल्डर। तो जितने भी फ्री रिजर्व होंगे विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ शेयर होल्डर्स अकाउंट। उनको आप शेयर होल्डर्स के अकाउंट में लिख करके क्लोज करेंगे। अब फ्री रिजर्व कौन कौन से होते हैं?
एग्जाम्पल्स। तो फ्री रिजर्व में कौन कौन से आइटम आप इंक्लूड करेंगे? जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड। जनरल रिजर्व फंड एक ही बात है। जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। बड़े वर्कमैन कंपनसेशन फंड रेवेन्यू नेचर का रिजर्व है, ये फ्री रिजर्व है। समझ में आया? दीज आर कंप्लीटली फ्री, यू कैन यूज देम फॉर एनी पर्पस। तो ये सब फ्री नेचर के रिजर्व्स होते हैं। इसी तरीके से कभी लिखा हो इंश्योरेंस फंड, इंश्योरेंस फंड। इसी तरह से वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, और कभी लिखा हो कंटिंजेंसी रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। जितने भी मैंने रिजर्व लिखा है यहां तक, ये सब रेवेन्यू नेचर के रिजर्व है, और लास्ट के 3 आइटम कैपिटल नेचर के हैं, लेकिन ये फ्री रिजर्व माने जाते हैं। अमालगमेशन में ये सारे फ्री रिजर्व माने जाएंगे, और अगर आपको वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट में ये नजर आएंगे तो आप इनको शेयर होल्डर के अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख करके क्लोज करेंगे। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि शेयर होल्डर ने, हमारी एंटिटी ने एक तरीके से ये जमा करा हुआ पैसा है, तो इसको हम परचेजिंग कंपनी को थोड़ी देंगे, इसको तो हम अपनी पॉकेट में डालेंगे। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जितनी भी लायबिलिटी हैं, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगी, स्पेसिफिक रिजर्व और स्टैट्यूटरी रिजर्व्स भी क्रेडिट में आएंगे, लेकिन जितने भी फ्री रिजर्व होंगे वो शेयर होल्डर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन में कोई फ्री रिजर्व होगा तो वो मैं शेयर होल्डर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख करके क्लोज करूंगा। जितने भी फ्री रिजर्व्स होंगे वो मैं यहां पर लिखूंगा। इजंट इट और नॉट? और कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब लास्ट आइटम है शेयर कैपिटल। लायबिलिटी साइड में जो शेयर कैपिटल होगी उसका क्या करेंगे वो तो आपको मालूम ही है। अब जो शेयर कैपिटल है उसको हम क्रेडिट साइड ऑफ शेयर होल्डर्स में लिख करके क्लोज कर देंगे, क्रेडिट साइड ऑफ शेयर होल्डर्स अकाउंट। बस, तो जो भी शेयर कैपिटल होगी उसको हम शेयर होल्डर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख करके क्लोज करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? सर बिल्कुल समझ में आ गई, पक्का आ गई। तो इस तरीके से आपने अपने सारे एसेट और लायबिलिटीज को क्लोज कर लिया। अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लोज करने के बाद अब आप क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनिए। मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूं और आप मेरे बिजनेस को खरीद रहे हैं। मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूं और आप मेरे बिजनेस को खरीद रहे हैं। क्या मैं अपना बिजनेस आपको फ्री में बेचूंगा? नहीं। और क्या आप मेरा बिजनेस फ्री में लेंगे? नहीं। जाहिर है कि आप, यानी कि आप परचेजिंग कंपनी हैं, आप मेरे बिजनेस को खरीदने के एवज में मुझे कुछ अमाउंट देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब है वो अमाउंट जो कि परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को देगी। इसलिए देगी क्योंकि परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर रही है, वेंडर कंपनी का बिजनेस ले रही है। बात समझ में आई?
परचेसिंग कंपनी हमारे बिजनेस को टेक ओवर कर रही है, तो अब वो क्या करेगी, हमें कुछ परचेज कंसिडरेशन देगी। आइए, जब परचेजिंग कंपनी परचेज कंसिडरेशन देगी तो उसकी इनकॉर्पोरेशन या अकाउंटिंग कैसे करेंगे, लेकिन इसके लिए मैं जरा बोर्ड को ठीक कर लूं। तो स्टेप नंबर ए और बी, पहला स्टेप है एसेट को क्लोज करना, दूसरा स्टेप है लायबिलिटीज को क्लोज करना, और अब हम तो आ गए स्टेप सी में। स्टेप सी, अब स्टेप सी क्या है, इसको भी हटा ही देते हैं। अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लोज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, परचेज कंसिडरेशन की एंट्री करेंगे। मैं वेंडर कंपनी हूं, मैं वेंडर कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहा हूं, आप परचेजिंग कंपनी हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, पहले परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आपस में मिलकर के डिसाइड करते हैं कि हां भाई कितना परचेज कंसिडरेशन होगा। इसीलिए पहले परचेज कंसिडरेशन की ड्यू एंट्री होती है, फिर कुछ दिन के बाद परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट हमें मिलता है। यानी कि तीसरा जो स्टेप है उसका ताल्लुक किससे है, परचेज कंसिडरेशन से। तीसरे स्टेप का ताल्लुक है परचेज कंसिडरेशन से, और परचेज कंसिडरेशन का मतलब है कि परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करने के एवज में जो प्राइस वेंडर कंपनी को देती है उसको परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। अब वेंडर कंपनी परचेज कंसिडरेशन के संबंध में दो एंट्री करेगी। पहली एंट्री तो ये होगी, 1, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस एंट्री का मतलब क्या है, इस एंट्री का मतलब है परचेज कंसिडरेशन ड्यू, परचेज कंसिडरेशन ड्यू। और परचेज कंसिडरेशन ड्यू का भी क्या मतलब है, मैंने अभी आपसे कहा कि पहले यह डिसाइड होता है कि आप मुझे कितना पैसा देंगे। जब यह डिसाइड हो जाता है तो मैं अपनी बुक्स में एक एंट्री लिखूंगा। इसका मतलब है मैं परचेसिंग कंपनी यानी कि मैं आपको डेबिट कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने आपसे पैसा लेना है, इसलिए मैं आपको डेबिट कर रहा हूं, और ये मेरे लिए फायदा है, इसलिए मैं रियलाइजेशन अकाउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है उसको क्रेडिट कर रहा हूं। अब मैं इस एंट्री को पोस्ट करूंगा तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट मिल रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय परचेसिंग कंपनी, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा परचेज कंसिडरेशन ड्यू। इस तरीके से परचेज कंसिडरेशन ड्यू की एंट्री मैं करूंगा। और परचेसिंग कंपनी को डेबिट मिल रहा है तो परचेसिंग कंपनी के अकाउंट की डेबिट साइड में मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब उसके 10-15 दिन के बाद फिर आप मुझे पेमेंट दे देंगे, करेक्ट? अब बिकॉज आप भी कंपनी हैं, आप मेरे बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं, तो आप तो बड़ी कंपनी हैं, तो आप जो मुझे प्राइस पे करेंगे, हो सकता है सारा का सारा अमाउंट कैश में कर दो, हो सकता है सारा का सारा अमाउंट शेयर्स में कर दो, हो सकता है कि कुछ कैश में दो, कुछ शेयर्स में दो, कुछ डिवेंचर्स में दो। यानी कि अधिकतर केसेस में परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को जो पेमेंट देगी वो कुछ कैश में देगी, कुछ शेयर्स में देगी, या हो सकता है कुछ डिवेंचर्स में दे, कुछ बॉन्ड्स में दे। तो परचेसिंग कंपनी से ये तो एंट्री थी अमाउंट ड्यू की, परचेज कंसिडरेशन ड्यू की एंट्री थी। अब परचेज कंसिडरेशन आपसे मुझे मिलेगा। अगर परचेजिंग कंपनी मुझे कुछ अमाउंट कैश में देगी तो मैं कैश को डेबिट करूंगा। शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, हो सकता है कि परचेजिंग कंपनी मुझे कुछ पैसा अपनी कंपनी के शेयर्स के थ्रू दे, करेक्ट? तो टू परचेजिंग कंपनी, मान लो परचेजिंग कंपनी ने मेरे को 10 लाख देने हैं,
10 में से तुमने 3 लाख मुझे कैश में दिए, 7 लाख शेयर्स में दिए, तो मैं एंट्री लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख, शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट 7 लाख टू परचेजिंग कंपनी। इस एंट्री का मतलब है रिसिप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, रिसिप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो परचेजिंग कंपनी से हमें परचेज कंसिडरेशन मिल गया। अब मैं इसको पोस्ट करूंगा, ध्यान से सुने। परचेजिंग कंपनी को क्रेडिट मिल रहा है, ये परचेजिंग कंपनी का अकाउंट है। परचेजिंग कंपनी के अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय कैश। जो भी पेमेंट आपसे मुझे मिलेगी, एक तो कैश में मिली और मुझे आपकी कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। जैसे ही मैं इस एंट्री को यहां पर पोस्ट करूंगा, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इतना अमाउंट ड्यू था और आपसे मुझे इतना मिल गया। अब यहां पर आपने एक बड़ा ध्यान रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परचेजिंग कंपनी से जो हिस्सा मुझे कैश में मिलेगा, परचेजिंग कंपनी से जो हिस्सा मुझे कैश में मिलेगा, तो वो तुमने एक बार तो यहां लिखा है, बिकॉज यहां बाय कैश लिखा है, तो इसको तुम्हें कैश अकाउंट की डेबिट साइड में भी लिखना पड़ेगा। यानी कि परचेज कंसिडरेशन का जो पार्ट कैश में मिलेगा, उसकी क्रॉस एंट्री कैश अकाउंट में होगी। और परचेजिंग कंपनी से कैश को छोड़ करके किसी भी रूप में पेमेंट मिले, चाहे शेयर्स में मिले, चाहे डिवेंचर्स में मिले, चाहे बॉन्ड्स में मिले, परचेजिंग कंपनी से कैश को छोड़ के किसी भी रूप में पेमेंट मिले, वो पेमेंट डायरेक्टली आप शेयर होल्डर के अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। आप मेरा पॉइंट समझे? आपने क्या नोट करा? परचेजिंग कंपनी से जो हमें वेंडर कंपनी को कैश और शेयर्स मिले, तो कैश तो तुमने यहां लिखने के बाद उसकी पोस्टिंग यहां कर दी, और कैश को छोड़ करके मैंने कहा कोई भी चीज मिलेगी वो डायरेक्टली आप शेयर होल्डर के अकाउंट में लिखेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, परचेजिंग कंपनी से किसी भी रूप में पेमेंट मिले, वो मिलेगी तो मालिकों को ही, शेयर होल्डर को ही, तो लॉजिकली कैश को भी यहां पर लिखना चाहिए। लेकिन हम कैश को इमीडिएटली यहां नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम कैश का एक अलग अकाउंट बना रहे हैं और हम बाद में देखेंगे कि कैश में जो भी बैलेंस बचेगा वो हम शेयर होल्डर के अकाउंट में बाद में पोस्ट कर देते हैं। इज इट क्लियर टू यू? इसलिए हम कैश को इमीडिएटली यहां पर पोस्ट नहीं करते हैं। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि परचेजिंग कंपनी से जो भी चीज मिलेगी, जिस रूप में भी मिलेगी, वो मालिकों को यानी कि शेयर होल्डर्स को ही मिलनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो परचेज कंसिडरेशन का काम फिनिश करने के बाद अब आप क्या करेंगे? अब आप स्टेप नंबर डी, स्टेप नंबर डी में आप क्या करेंगे? देखें, सेल ऑफ एसेट नॉट टेकन ओवर, सेल ऑफ एसेट नॉट टेकन ओवर, नॉट टेकन ओवर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परचेजिंग कंपनी ने अगर कोई एसेट तुम्हारी कंपनी का नहीं लिया है, लेकिन तुम उसको पोस्ट तो यहां कर चुके हो ना, क्योंकि मैं शुरू में ही बोल चुका हूं, जितने भी एसेट है तुम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में पोस्ट करोगे, चाहे वो लिए गए हो या ना लिए गए हो। अब जितने भी एसेट तुमने पोस्ट करे हैं, उसमें से कुछ तो लिए गए होंगे और हो सकता है कुछ ना लिए गए हों। अब जो एसेट नहीं लिया गया है उसको आप बेचोगे, तो जब आप बेचोगे, आप यानी कि वेंडर कंपनी जब उसको बेचेगी, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल सी एंट्री जो आप इससे पहले की क्लासेस में कई बार कर चुके हो। तो एसेट को बेचेंगे तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय कैश, सेल ऑफ एसेट नॉट टेकन ओवर, सेल ऑफ एसेट नॉट टेकन ओवर। जो एसेट नहीं लिया गया उसको तुमने बेचा बाय कैश, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में भी क्रॉस एंट्री करनी पड़ेगी टू रियलाइजेशन।
भाई तुमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है तो कैश अकाउंट की डेबिट में भी तो आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे। उसके अलावा स्टेप ई, अगला स्टेप क्या है, से पेमेंट ऑफ लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर, NTO, नॉट टेकन ओवर। अगर किसी लायबिलिटी को परचेजिंग कंपनी ने नहीं लिया है, अगर किसी लायबिलिटी को परचेजिंग कंपनी ने नहीं लिया है तो उसको पे करने की जिम्मेदारी आपकी है या नहीं। आप वेंडर कंपनी है, ये भूलना नहीं है। तो आपकी बुक्स में काम हो रहा है, आप अपने लायबिलिटीज को, उन लायबिलिटीज को आपको पे करने की जरूरत नहीं है जो तो परचेजिंग कंपनी ले लेगी, लेकिन जो लायबिलिटी परचेजिंग कंपनी नहीं लेगी बाबा उसको तो पे करोगे ना आप। तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इज नॉट टेकन ओवर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कोई भी लायबिलिटी जो परचेजिंग कंपनी ने नहीं ली है उस लायबिलिटी को पे करने की जिम्मेदारी वेंडर कंपनी की है। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू कैश, लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर। तो जो लायबिलिटीज नहीं ली गई हैं उनकी पेमेंट आप कर रहे हो टू कैश। और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में मुझे क्रॉस एंट्री करनी पड़ेगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर। तो जो लायबिलिटीज नहीं ली गई उनकी पेमेंट मुझे करनी है। लास्ट स्टेप अब एक तरीके से स्टेप एफ, स्टेप एफ, लिक्विडेशन एक्सपेंस, लिक्विडेशन एक्सपेंस, liquidation expenses borne by vendor company, borne by vendor company। जैसे आप इससे पहले के लेवल पे जब आप डेजिल्यूशन नाम का चैप्टर करते थे तो डेजिल्यूशन एक्सपेंसेस होते थे, आप उसकी एंट्री लिखते थे रियलाइजेशन टू कैश। तो यहां पर भी वही चीज है, यहां डेजिल्यूशन की बजाय बिकॉज कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो इसलिए हम वर्ड लिक्विडेशन यूज कर रहे हैं। तो कोई भी लिक्विडेशन के खर्चे होंगे अगर उसको वेंडर कंपनी बियर करेगी तो तब आप एंट्री करेंगे और एंट्री आपकी यही हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपकी एंट्री हो जाएगी। समझ में आया। अगर लिक्विडेशन एक्सपेंस परचेजिंग कंपनी बियर करेगी तो वेंडर कंपनी की बुक्स में एंट्री नहीं होगी, नहीं होगी। उसका क्या होगा वो अभी बात का मैटर है। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस अगर परचेजिंग कंपनी बियर करेगी तो एंट्री नहीं लिखेंगे वेंडर कंपनी की बुक्स में, लेकिन वेंडर कंपनी अगर एक्सपेंस बियर करेगी तो हम उसको लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा टू कैश, ब्रैकेट में आप लिखोगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और जो भी उसका अमाउंट होगा आउटर कॉलम में आप लिख दोगे। और रियलाइजेशन अकाउंट में कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में फिर आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन। जो भी लिक्विडेशन के खर्चे हैं वो यहां लिख दोगे। जब लिक्विडेशन के खर्चे पे हो जाएं तो उसके बाद अब आप इसको टैली कर सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को। अब आप रियलाइजेशन अकाउंट को टैली करेंगे तो जो भी नफा या नुकसान आएगा, अगर इधर की तरफ बैलेंसिंग फिगर आएगी तो जाहिर है प्रॉफिट है और इधर की तरफ आएगी तो लॉस है। मान लेते हैं कि प्रॉफिट आ गया तो आप लिखोगे कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा शेयर होल्डर्स अकाउंट उसके हकदार कौन है, बिजनेस के मालिक हैं और तो कोई नहीं है। तो शेयर होल्डर के अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट। उसके बाद फिर आप कैश अकाउंट को टैली करोगे।
थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपसे कहा भी कि कैश अकाउंट में कोई भी बैलेंसिंग फिगर आएगी तो उसको आपने शेयर होल्डर्स अकाउंट में लिख करके खत्म कर देना है। इधर की तरफ बैलेंसिंग फिगर 99% आएगी, उसको तुम शेयर होल्डर अकाउंट में पोस्ट कर दोगे। इसका मतलब है कैश अकाउंट में जो भी बैलेंस बचा है वो तुमने शेयर होल्डर को पे कर दिया। Is it clear to you? और लास्ट में फिर यहां तुमने शेयर होल्डर लिखा है तो तुम्हें यहां पर टू कैश लिखना पड़ेगा और इसको लिखने के बाद शेयर होल्डर अकाउंट अपने आप टैली हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से वेंडर कंपनी की बुक्स में हमें एंट्री करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? तो बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो लगता है लोगों को कोई टफ है, हालांकि हम देख रहे हैं कि उतना टफ तो नहीं है। टफ लगा आपको? बिल्कुल भी टफ नहीं है, वेरी इजी। आइए फिर इसकी चर्चा हम बदस्तूर जारी रखेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके। ठीक है, हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो हमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास करे कि आपकी समझ में बहुत बेहतर तरीके से आए, आपको कितना समझ में आया तो इसको भी हम जरा देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो टिल देन इट्स अ शॉर्ट बाय फ्रॉम हियर।